बाजार बोलता है। वैसे तो बाजार पर हम रोज ही बात करते हैं कि बाजार क्या बोलता है, लेकिन आज हम ये भी बात करेंगे कि देश क्या बोल रहा है। सैटरडे से शायद एक ही बात बोल रहा है, वो है इंडिया का वर्ल्ड कप विन। और 13 साल बाद इंडिया ने एक वर्ल्ड कप जीता, लेकिन उसको बिजनेस एंगल से भी जोड़ने की कोशिश करेंगे और किस तरह से चीज़ें कोरिलेटेड हो रही हैं। लेकिन पहले एक बार ग्लोबल इंडिसेस पर नज़र डाल लेते हैं और साथ ही एफआईज डीआईज का भी डेटा देख लेते हैं किस तरह का देखने के लिए मिला फ्राइडे के सेशन में। तो फ्राइडे के सेशन में एफआईज भी थोड़े से शांत ही थे, उनकी एक मामूली बिकवाली ही देखने के लिए मिली इंडियन मार्केट्स में। साथ ही डीआईज की तरफ से एक अच्छी खरीदारी आती हुई दिखाई दी, करीब 6,600 करोड़ की, लेकिन एफआईज की करीब 23 करोड़ की बिकवाली देखने के लिए मिली है। एशियन इंडिसेस सुबह से देखें तो एक साइडवेज मूवमेंट है, लेकिन ऑन द पॉजिटिव साइड ही ज़्यादातर देखने के लिए मिला। शंघाई में करीब चौथाई फीसदी की बढ़त है, हैंसेंग फ्लैट है, निकाई फ्लैट है, कोस्पी भी करीब चौथाई फीसदी बढ़कर कामकाज कर रहा है, डाउ एक फ्लैट क्लोजिंग देता हुआ। लेकिन जैसा कि हम बात कर रहे थे कि मार्केट में ज़्यादातर जो चीज़ें चल रही हैं वो तो एक अलग है, लेकिन जो पूरा देश है सैटरडे से एक ही बात बोल रहा है, वो है कि इंडिया ने जो वर्ल्ड कप जीता उस वर्ल्ड कप के मायने क्या हैं। एक बार कुछ एक चीज़ें देखते हैं फिर समझते हैं। अगर देखें तो T20 वर्ल्ड कप से एक तो एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू बहुत अच्छा बनता हुआ दिखाई दिया है। डिज्नी हॉटस्टार को करीब 18,000 करोड़ रुपए की आय का अनुमान माना जा रहा है। और इनफैक्ट जो डेटा निकल कर आए हैं वो ये है कि भारत पाकिस्तान के मैच में जो 10 सेकंड का भी जो ऐड था उसकी कॉस्ट 20 लाख रुपए तक पहुंच गई थी। साथ ही अगर देखें तो अब चूंकि डिज्नी हॉटस्टार तो इंडिया में लिस्टेड है नहीं, तो यहां पर क्या है, यहां पर डिज्नी और रिलायंस का एक जो इंडियन मीडिया बिजनेस था वो मर्जर होने की प्रक्रिया तेज चल रही है। फरवरी में इसकी अप्रूवल आ गई थी। मर्जर के बाद कंपनी जो बनेगी वो करीब जो मर्ज्ड एंटिटी बनेगी वो करीब 70,000 करोड़ रुपए के पार उसकी मार्केट वैल्यू होगी, जिसमें करीब 63.16% रिलायंस के ग्रुप का स्टेक होगा और साथ ही 36.84% स्टेक डिज्नी का होगा। अब चूंकि मर्जर इस साल में ही पूरा होने की बात है और इनकी जो कंपनीज हैं लाइक नेटवर्क 18, टीवी 18 ये मार्केट में लिस्टेड हैं। कुछ सर कैसे देख रहे हैं नेटवर्क 18 और टीवी 18 जैसी कंपनीज को? ये जो आईपीएल या T20 का जो माहौल है वहाँ पे अच्छे रेवेन्यूज होते हैं सर, बट एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मैं शायद मीडिया से थोड़ा दूर इसलिए रहता हूँ सर, क्योंकि जो ओटीटी और जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स मार्केट पिकअप कर रही है, मुझे लग रहा है ये यहाँ पे थोड़ा सा एक सेटबैक आया है। डेफिनेटली ये जो कुछ कुछ पॉकेट्स इवेंट होती है वहाँ पे रेवेन्यूज ऊपर जाते हैं, बट अभी जो डिजिटल मार्केटिंग में जो पैसा कंपनी खर्च करती है उसका बजट काफी बड़ा होता है। तो जैसे आपने ही देखा डिज्नी हॉटस्टार को ज्यादा रेवेन्यू मिला, बट मुझे लगता है कि आई वोंट प्रीफर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन सच स्टॉक्स, मीडिया स्टॉक्स, बट रादर ओटीटी प्लेटफॉर्म मुझे लग रहा है कि ओवरटेक कर रहे हैं अभी फिलहाल की व्यूअरशिप को। बिल्कुल, सर ने ओटीटी की बात की, एक बार ओटीटी का मार्केट शेयर भी देख लेते हैं किस कंपनी का कितना है। डिज्नी हॉटस्टार 24% मार्केट शेयर है, प्राइम वीडियो का 22% मार्केट शेयर है इंडिया में, नेटफ्लिक्स करीब 13% मार्केट शेयर कमांड करता है, जियो का करीब 6% मार्केट शेयर है और अदर्स जिसमें कि रीजनल बहुत सारे आ जाते हैं तो उन सबका मिलाकर 35% है। सर डिज्नी हॉटस्टार प्लस जियो मिलकर 30% मार्केट शेयर रखते हैं। दोनों कंपनियां कह रही हैं कि जब हमारी सिनर्जी बनेगी तो 40% मार्केट शेयर आ जाएगा। क्रिकेट के राइट या तो डिज्नी के पास जाते हैं या जियो के पास आते हैं। आप जब भी आज टीवी खोलते हैं तो जब आपको मैच देखना होता है तो आपको इन्हीं दोनों में से किसी एक पर स्विच करना होता है। कैसे देख रहे हैं सर, ये कितना बड़ा मार्केट बनता जा रहा है इंडिया में? क्योंकि क्रिकेट एक अब ऐसा, क्योंकि हमारी जितनी भी टॉप मैनेजमेंट से भी बात होती है उनका जो एड रेवेन्यू जो जा रहा है ज़्यादातर वो क्रिकेट की साइड पर जा रहा है, किसी का आईपीएल में जा रहा है, किसी का वर्ल्ड कप में जा रहा है। आजकल जो रेवेन्यू ओवरऑल जो एक ग्रोथ होती थी अगर हम पूरे मीडिया जगत में देखें तो वो क्रिकेट की तरफ ज़्यादा रेवेन्यू जा रहा है। सर कैसे देख रहे हैं सर इस पूरे मर्जर को और इस पूरी ओटीटी प्लेटफॉर्म में जिस तरह से परिवर्तित होता जा रहा है मार्केट? डेफिनेटली दिस इज अ वेरी गुड बिग थिंग, क्योंकि आप क्रिकेट का दूसरा रीजन ये है सर, आप देखो तो पूरे साल भर में कैलेंडर ईयर में 9 महीने तो कुछ ना कुछ क्रिकेट की इवेंट चलती है। 2 महीना आईपीएल चलता है, फिर अभी इस साल T20 वर्ल्ड कप था, नेक्स्ट साल चैंपियनशिप ट्रॉफी आएगी, उसके बाद वापस T20। तो डेफिनेटली क्रिकेट इज ऑल्सो रिलीजन माना जाता है इंडिया में। तो मुझे लगता है कि क्रिकेटिंग एक्सपेंस बढ़ते ही जाएंगे, एड एक्सपेंसेस, और जैसे जैसे आईपीएल में भी मैचेस बढ़ते जाते हैं, टीम बढ़ती जाती है,
तो मुझे लगता है आईपीएल इज ऑल्सो बिग रेवेन्यू जनरेटर, और कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है इंडिया में। एक मैच के पीछे कितनी एजेंसीज लगती है, ग्राउंड स्टाफ वगैरह वगैरह। तो मुझे लगता है यस, क्रिकेट इज अ बिग थिंग। और मुझे लगता है कि सिर्फ एड रेवेन्यू नहीं बट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी क्रिकेट बहुत बढ़िया करता है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है आने वाले सालों में, नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए, तो क्रिकेट का पीछे पैसा कंपनीज और लगाएंगी। तो जियो और डिज्नी का जो मर्जर होगा, डेफिनेटली इट विल बी अ गेम चेंजर। बट हाँ, अगेन थोड़ा मोनोपोली टाइप हो जाएगा। बिल्कुल। अब बात करते हैं दो और ऐसे स्टॉक्स की जिनका क्रिकेट से डायरेक्ट नहीं लेकिन एक इनडायरेक्ट बहुत ज़बरदस्त रिलेशन है। सीएट और एमआरएफ दोनों के ब्रांड एम्बेसडर देखिए, दोनों ने ही T20 से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। एमआरएफ के ब्रांड एम्बेसडर हैं विराट कोहली और सीएट के ब्रांड एम्बेसडर हैं रोहित शर्मा। दोनों ने T20 से अनाउंसमेंट की है। अब अगर हम देखें तो कोहली ने जो ये एमआरएफ का ब्रांड एम्बेसडर वाला जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 2017 में साइन किया था। ये कॉन्ट्रैक्ट 2025 तक है। 100 करोड़ का ये कॉन्ट्रैक्ट था, जिसमें कि यानी कि करीब 96 महीने हो गए। 96 महीने में इनको 100 करोड़ रुपए मिलेंगे, हर महीने 1 करोड़ से ज़्यादा। यानी कि कोहली जो अपना बैट यूज़ करते हैं जिस पर एमआरएफ का स्टिकर लगाते हैं, वो करीब 1 करोड़ रुपए महीना उनको पे कर देता है, 1 करोड़ से ज़्यादा। रोहित शर्मा को जो सीएट है वो 2015 से रोहित शर्मा के साथ है। वो कॉन्ट्रैक्ट उनका हर साल बढ़ता गया। कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू डिस्क्लोज नहीं हुई है 2021 के बाद से, तो यहाँ पर ये वैल्यू एसर्टेन करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन एक अच्छी खासी वैल्यू मार्केट मानता है कि यहाँ पर सीएट के साथ उनकी वैल्यू अच्छी चल रही है। अब अगर देखें तो एमआरएफ और सीएट, ये दोनों ही शेयरों का भी प्रदर्शन बड़ा ही जोरदार देखने के लिए मिला है। और एमआरएफ के साथ तो कुछ हिस्ट्री ऐसी रही है कि गॉड ऑफ क्रिकेट जिनको जो सचिन तेंदुलकर हैं वो भी जुड़े रहे एमआरएफ के साथ, और वो 1996 से जुड़े थे। और ना सिर्फ सचिन तेंदुलकर जुड़े थे एमआरएफ के साथ, ब्रायन लारा, स्टीव वॉ जैसे बड़े प्लेयर भी एमआरएफ के ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं उसी बीच में, क्योंकि सचिन के साथ ही ब्रायन लारा, स्टीव वॉ जैसे बड़े प्लेयर खेले थे। उस समय पर हम देखें तो जिस तरह से एमआरएफ के शेयर की एक बार चाल देख लेते हैं कि क्या कुछ एमआरएफ के शेयर की चाल रही सचिन के एरा में, विराट कोहली के एरा में। तो यहां पर भी एक बार आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। अभी देखिए 1,28,000 चल रहा है एमआरएफ का शेयर, और सीएट का शेयर करीब 2800 की रेंज में चल रहा है। लेकिन 1996 से अगर हम देखें तो सीएट का प्रदर्शन कैसा देखने के लिए मिला, और साथ ही अगर अभी इस समय देखें सीएट 2800 रुपए की रेंज में चल रहा है। रोहित शर्मा के समय में, जब रोहित शर्मा 2015 में सीएट के साथ जुड़े, उस समय सीएट का शेयर कहाँ था और आज कहाँ है? 2800 रुपये आपने अभी का भाव देख ही लिया। रोहित शर्मा 2015 में इसके साथ जुड़े, 860 रुपये का शेयर का प्राइस चल रहा था, आज 2820 रुपये चल रहा है। तो लगभग 3 गुना से ज़्यादा हो गया 9 साल के अंदर। अब एमआरएफ की बात करते हैं। एमआरएफ में 1996 में सचिन तेंदुलकर सबसे पहले जुड़े थे, और उस समय पर एमआरएफ के शेयर का भाव क्या चलता था? 1800 रुपये। अब आप देख लीजिए स्क्रीन पर। और सचिन तेंदुलकर 2009 तक रहे, जब उन्होंने छोड़ा तो उस समय करीब 6000 रुपये का प्राइस चला था एमआरएफ का। सचिन तेंदुलकर 1996 से 2009 के बीच में रहे, उस बीच में ब्रायन लारा भी आए, स्टीव वॉ भी आए, बहुत दिग्गज खिलाड़ी इस ब्रांड के साथ जुड़े। तो यहाँ पर एमआरएफ एक ब्रांड बना। क्रिकेटर्स का इसमें एक बड़ा योगदान हम कह सकते हैं, क्योंकि शेयर प्राइस में ग्रोथ रही। हालांकि कंपनी ऑर्गेनिकली अपना खुद ग्रोथ करती है। अब देखते हैं कि कोहली जब जुड़े, जब एमआरएफ का शेयर कहाँ था और आज कहाँ चल रहा है। कोहली जब जुड़े थे 2017 में, तो उस समय एमआरएफ का शेयर जो शुरू हुआ था 2017 की स्टार्टिंग में, वो करीब 49,000 की रेंज से शुरू हुआ था। आज 2024 में करीब 1,28,000, 29,000, आज का इंटरडे हाई भी करीब 1,30,000 की रेंज में। तो कहीं ना कहीं क्रिकेटर्स का, अगर हम सचिन तेंदुलकर के एरा में ग्रोथ देखें उन 13 सालों में, तो 1800 का 6000, करीब 3.5 गुना ये शेयर चला। अभी जब हम कोहली के एरा में देख रहे हैं कि 49,000 से 1,30,000 करीब, तो करीब 2 से करीब 2.5 गुना से ज़्यादा ये प्राइस शेयर चल चुका है। अब हालांकि कंपनी इन ब्रांड एम्बेसडर को साइड में रख के एक अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट करती है और अच्छा खासा पैसा भी देती है। जैसा हम बता भी रहे थे कि 100 करोड़ की डील इन्होंने कोहली के साथ की 8 साल के लिए। हर महीने केवल एमआरएफ का स्टिकर लगाने के लिए बैट पर 1 करोड़ से ज़्यादा मिलते हैं। सर, अगर ये देखें तो 2 बड़े ब्रांड इस समय आज की डेट में, कोहली ब्रांड वर्सेस रोहित ब्रांड, दोनों ही काफ़ी पॉपुलर हैं।
और अगर हम टायर के ब्रांड देखें तो ये भी काफ़ी पॉपुलर हैं, सीएट और एमआरएफ। आप ऑन चार्ट्स कैसे देखते हैं सर इन दोनों को? डेफिनेटली ऑन चार्ट्स दोनों मुझे पसंद है। एमआरएफ लोग बहुत ज्यादा ट्रैक नहीं करते क्योंकि लोग को लगता है ये काफी महंगा प्राइस है। बट मैं देखता हूँ कि प्राइस वैल्यू मत देखिए, फंडामेंटली देखोगे तो इट्स एट फेयर वैल्यू विद अदर टायर स्टॉक्स। तो एमआरएफ में मुझे चार्ट्स पे अगर हम बात करें तो नीचे की तरफ अभी 1,25,000 के आसपास सपोर्ट दिख रहा है। शॉर्ट टर्म की बात करें, फर्स्ट टारगेट 1,34,000, उसके ऊपर वापस 1.5 लाख का भाव आ सकता है। तो अपसाइड अच्छा है। सीएट में अभी मुझे लगता है कि मार्केट में थोड़ा कंसोलिडेशन चल रहा है। तो मार्केट सीएट में थोड़ा अभी अवॉइड कीजिए, बट एमआरएफ 200 डे एवरेज के आसपास मिल रहा है तो खरीदना चाहिए। बिल्कुल सर। कुछ सर आप काफ़ी क्रिकेट देखते हैं। जब एक ब्रांड एम्बेसडर इस तरह से जब क्रिकेट छोड़ते हैं तो कुछ जो ब्रांड लॉयल्टी होती है या एक बड़ा प्लेयर किसी ब्रांड के साथ जुड़ता है। आई रिमेंबर एक बार रोनाल्डो ने कोक की बोतल हटा दी थी तो कोक का जो शेयर था वो काफ़ी तेज़ी से गिर गया था। कुछ इस तरह की भी बातें हुई थी। अब चूंकि जब इतने बड़े बड़े जो प्लेयर्स एक ब्रांड के साथ जुड़ते हैं तो ब्रांड का एस्टेब्लिशमेंट होता है। आपको लगता है कि कितना ये कंट्रीब्यूट करता होगा एक कंपनी की रफ्तार में, कंपनी के चलने में, शेयर के चलने में? हाँ डेफिनेटली, इतना जैसे फुटबॉल का है उतना बड़ा तो यहाँ पे इतना क्रेज नहीं है, क्योंकि आप देखो तो लॉयल्टी तो रहती है लोगों की यहाँ पे। तो डेफिनेटली अगर ऐसा कोई इंस्टेंट होता है तो मुझे नहीं लगता कोई बड़ा इंडिया में इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि इंडिया का मार्केट बेस इतना बड़ा है, कंज्यूमर बेस इतना बड़ा है। तो डेफिनेटली असर होता है, बट लॉन्गर टर्म में होता है, शॉर्ट टर्म में नहीं। तो जैसे कि हमने बीच में सुना था बॉलीवुड एक्टर वो विमल का जब हुआ था अक्षय के साथ, बट स्टिल दे आर डूइंग वेल मच, तो कुछ इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता है मेरे ख्याल से। और एमआरएफ ने तो हमने देखा ही है, सचिन से लीगेसी विराट को दी है। वैसे कोई नया जो अपकमिंग होगा शुभमन गिल होगा शायद, ऑलरेडी सीएट आई गेस विद शुभमन गिल। तो मुझे लगता है कि दे विल कंटिन्यू द लीगेसी विद न्यू अपकमिंग प्लेयर्स। तो मुझे नहीं लगता कोई बड़ा इतना झटका आएगा, क्योंकि दे तुरंत ही वो दूसरे को अपॉइंट कर ही देते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर ब्रांड्स का फ़र्क पड़ता है लेकिन लॉन्ग टर्म में पड़ता है, और कंपनीज को खुद भी अपनी ग्रोथ दिखानी पड़ती है और कंपनी को उसी सिंक में भी अपने फंडामेंटल्स को भी मजबूत करना होता है। तो यहाँ पर बाजार बोलता है और देश ने क्या बोला इसको तो यहीं पर रोकते हैं।